नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। ऐसे प्रश्न जो कठिन से भी कठिन की श्रेणी में आते हैं, जो आपके चयन की पूरी गणित को बिगाड़ देते हैं। आप एग्जाम में या तो तुक्का लगा के आते हैं या तो फिर क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं अगर निगेटिव मार्किंग है। इस बेस पर हमने उन्हीं प्रश्नों को टारगेट किया है जो आपके चयन को डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिएगा ऐसा होता है कि जो एजुकेशनल वीडियो होते हैं वो थोड़े बोरिंग जरूर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें दिल को गुदगुदी नहीं होती है। तो ये इसलिए आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा, नए नए फैक्ट मिलेंगे, नया नया डाटा मिलेंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बैकबोन साबित होंगे। तो ये वीडियो प्रॉपर जो डिजाइन किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और हमारे जो बिहार के पीजीटी के मित्र हैं, चाहे वो झारखंड के पीजीटी के मित्र हों या एमपी वर्ग के मित्र हों या आरपीएससी के हों, उन सबके लिए वीडियो प्रॉपर बनाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमें आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करिए। और ऐप हमारा है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप करिएगा, और हमारी एक छोटी सी मेंबरशिप ले लीजिएगा, जो नोट्स, प्रैक्टिस से डिस्कशन सब आपको अवेलेबल होगा। शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 27 से पहले 26 नंबर पे चलते हैं। 26 नंबर भी सॉल्व नहीं हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर बिल्कुल कठिन श्रेणी के हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो हम आपको प्रश्न जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अति कठिन श्रेणी के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में बिल्कुल अलग श्रेणी के देखने को मिलते हैं। तो आपको प्रश्न आपको देखते ही चक्कर आ जाते हैं कि आंसर क्या करें। तो पेन एक ले लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। ये 26 नंबर पे चलते हैं। 26 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, कहता है बहुत से प्राणियों में जिनमें कीट, पक्षी व स्तनधारी शामिल होते हैं, उष्ण आर्द्र जलवायु में गहरा वर्णक लिए होते हैं। इसे समझाया जा सकता है। थोड़ा सा ऊपर कर लें। The many animals, including the insect, birds and the mammals, bear darker pigmentation, मतलब उनके शरीर का जो पिगमेंटेशन है वो गहरा हो जाता है इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। द एक्सप्लेन बाय, किस वैज्ञानिक ने उसको एक्सप्लेन किया था या किस रूल के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया गया। इनका ये कहना है कि जितने भी गर्म प्रदेशों में और खासकर नमी वाले क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो सांवले होते हैं। हम आपको बता दें कि जो बॉडी का कलर होता है, जो बॉडी का कलर होता है वो एक पिगमेंट है, मिलेनिन। कौन है? मिलेनिन। मिलेनिन के कारण, जिसमें मिलेनिन हाई होती है, हाई या ज्यादा होती है, वो डार्क या सांवले होते हैं, और जिनमें लो होती है वो क्या होते हैं, वो कलर फेयर होते हैं, यानी गोरे होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो मिलेनिन पिगमेंट जहां ह्यूमिड होती है या जहां नमी ज्यादा होती है, गर्मी होती है, वहां के लोग सांवले होते हैं। आप केरल, जैसे केरल है या साउथ इंडिया चले जाइए तो आप देखेंगे वहां लोग अपेक्षाकृत सांवले होते हैं, क्योंकि समुद्री एरिया है तो सांवले ज्यादा होते हैं। तो ये किसने कहा? तो इनमें से हमने पहले नियम बताए थे, मगर आज फिर कुछ रूल्स हम आपको बताते हैं, जिसमें से पहले इसमें आता है ग्लोगर का नियम। ग्लोगर ने क्या कहा था ये भी देख लें। ग्लोगर ने कहा था कि वार्म ब्लडेड एनिमल मल्स of hot and humid area have melanin pigment abundance। ये इन्होंने कहा जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, उनमें मिलेनिन पिगमेंट ज्यादा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? फर्स्ट को। लेकिन अब हमारे पास और आता है दूसरे वैज्ञानिक एलन। एलन ने क्या कहा था? तो एलन का भी नियम एक बार देख लेते हैं। एलन ने क्या कहा था? एलन ने कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी टेल और स्नट माने होता है थूथुन। थूथुन का मतलब जो निकला रहता है, स्नट, SNOUT, स्नट। और क्या था? ईयर्स, कान। इन्होंने कहा था टेल, स्नट, थूथुन, और जो होते हैं स्मॉलर इन कोल्डर रीजन। इन्होंने कहा था कि जो ठंडे क्षेत्र वाले जीव होते हैं। एलन का नियम क्या कर रहा है? ये चूंकि क्वेश्चन बने हैं इसलिए सारे नियम बता रहे हैं आपको कि जो
टेल और स्नट और ईयर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं कोल्डर रीजन वाले पे, ठंडे प्रदेश वालों में से। तो ये था। जॉर्डन ने क्या कहा था, जॉर्डन का नियम फटाक से देखते हैं। जॉर्डन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कोल्ड वाटर में जो फिश पाई जाती हैं, फिश जो कोल्ड वाटर में पाई जाती है उसमें वर्टिब्री होती हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, इन्होंने ये कहा था। रेंस ने क्या कहा था, रेंस ने ये कहा था कोल्ड रीजन द नैरो विंग्स, जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनमें नैरो विंग्स पाए जाते हैं, सकरे पाए जाते हैं। अब चलते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। ठंडे क्षेत्र में निवास करने वाले पक्षी प्रजाति में उष्ण जलवायु की तुलना में पंख सकरे अधिक गुच्छेदार होते हैं, किसने समझाया था, किसने समझाया था, ये इनका कहना है कि इसको किसने समझाया था, बताया। तो एक्चुअली में ये जो नैरो पंख वाले थे, ये नियम जो है, ये जो दिया हुआ है, ये है रेनिश लॉ, रेनिश का नियम है, और यहाँ कोई रेनिश ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसमें ये आयोग ने गलती किया, जहां से ये प्रश्न हमने उठाया है वहां आयोग ने गलती किया है कि इसमें रेनिश डालना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ नियम है। और रेनिश ने हमने क्या कहा था, रेनिश ने कहा था, ध्यान रखिए, बर्ड्स कोल्ड रीजन, इन्होंने क्या कहा था, बर्ड्स कोल्ड रीजन, बर्ड कोल्ड रीजन्स आर विथ नैरो विंग्स, ये था। इन्होंने कहा था जो कोल्ड रीजन में बर्ड्स रहती हैं, वो ठंडे क्षेत्रों में निवास करने वाली पक्षी प्रजाति में उष्ण जलवायु की तुलना में पंख सकरे और अधिक गुच्छेदार होते हैं, तो ये रीजन और यहाँ नहीं दिया। आयोग ने जहां से प्रश्न लिया है, ये कठिन प्रश्न, वो उसको उन्होंने वर्गमान माना है, क्या माना है, वर्गमान। और वर्गमान का नियम बिल्कुल अलग है। देखिए कि क्वेश्चन वर्गमान नियम क्या दिया था ये भी देख लें। वर्गमान का जो नियम है, उन्होंने कहा था बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन, इन्होंने कहा था कोल्ड रीजन में रहने वाले जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स और एनिमल होते हैं, उनकी जो बॉडी साइज होती है वो हाई होती है, बॉडी साइज हाई होती है, ज्यादा होती है। ये किसने कहा था, वर्गमान ने। और यहाँ चूंकि नैरो की बात कर रहा है तो कौन आएंगे, रेनिश लॉ आएगा, मगर यहाँ दिया नहीं तो उन्होंने वर्गमान माना है, जो हमारे हिसाब से गलत है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ कौन सा होना चाहिए था, रेनिश लॉ होना चाहिए, मगर उन्होंने इसको किसको माना है, तीसरे को सही माना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए निम्न में कौन सा उत्तम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द SO2, बेस्ट इंडिकेटर कौन है SO2 का, तो आप सब जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे सेंसिटिव जो होता है, सेंसिटिव होता है वो लाइकेन होता है। कौन होता है, लाइकेन होता है। लाइकेन किसका बना होता है, लाइकेन सिम्बियोटिक होता है, सिम्बियोटिक होता है, किसका किसका बना होता है, एल्गी यानी शैवाल का, और किसका बना होता है, फंगस का बना होता है। और सबसे सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ऑप्शन 3 लगाएंगे, जहां सल्फर डाइऑक्साइड होगी वहां प्राय ये ग्रोथ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर हेतु न्यून भीड़, कम घनत्व तथा अति भीड़, अधिक घनत्व नुकसानदायक तथा सीमित करने वाली होती है, इसे समझाया जा सकता है बोथ अंडर क्राउडिंग यानी लो डेंसिटी एंड ओवर क्राउडिंग हाई डेंसिटी आर डिलीटेरियस and limiting to the growth rate to the population is the explained by, किसके नियम से इसको प्राय हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसके नियम के द्वारा प्राय इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एली के नियम के द्वारा कर सकते हैं। और एली ने ही सेम नियम दिया था कि जहां जनसंख्या की वृद्धि दर न्यून भीड़ यानी कम घनत्व और अति भीड़ अधिक नुकसानदायक तथा सीमित करने वाली होती है, इसे समझा सकता है एली के नियम से, ध्यान रखिएगा। और सील्ड फोल्ड का नियम क्या है, तो सील्ड फोल्ड ने नियम क्या दिया था, सील्ड फोल्ड ने नियम दिया था लॉ ऑफ टॉलरेंस, क्या दिया था, लॉ ऑफ टॉलरेंस। सील्ड फोल्ड ने नियम क्या दिया था, सेल फोल्ड का नियम है लॉ ऑफ टॉलरेंस, ध्यान रखिएगा। और लिविंग का नियम क्या है, तो प्लांट लिमिटिंग फैक्टर न्यूट्रिएंट, इन्होंने कहा था प्लांट लिमिटिंग फैक्टर न्यूट्रिएंट, इन्होंने क्या कहा था कि जो लिमिटिंग फैक्टर होता है प्लांट का वो न्यूट्रिएंट होता है या न्यूट्रिशन होता है, ये लिविंग का था। तो यहां हमारा कौन सा सही होगा, पहला एली का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम
फर्स्ट की पिरामिड को समझाया था। द इकोलॉजिकल, थोड़ा ऊपर कर लें, इकोलॉजिकल पिरामिड वर फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन वाई। किसने पहली बार इसको एक्सप्लेन किया था? जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसको पहली बार किसने एक्सप्लेन किया था? तो किसने किया था? तो ये है चार्ल्स एल्टन। किसने किया था? चार्ल्स एल्टन ने। तो हम पहला ऑप्शन लगाएंगे चार्ल्स एल्टन। पिरामिड तीन प्रकार के दिए गए थे, आप सब जानते हैं। बायोमास का पिरामिड, नंबर का पिरामिड और किसका दिया गया था? और एनर्जी का। इस प्रकार से तीन पिरामिड दिए गए थे। पिरामिड चैप्टर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो पिरामिड वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा, खासकर किसका पिरामिड सदैव सीधा रहता है, किसका पिरामिड उल्टा रहता है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका की सबसे छोटी इकाई जिसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी आंखों से ऐसे देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के? तो वो होती है 100 माइक्रोन। कितनी होती है? 100 माइक्रोन, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। एक्चुअली में जो नेकेड आई है या नग्न आंखें हैं, उससे 40 माइक्रोन तक की हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ चूंकि 40 आई नहीं तो हमने 100 को लगाया। कितने को देख सकते हैं? 40 माइक्रोन की देख सकते हैं। अगर हम एक हेयर की बात करें, तो वो कितना होता है? उसकी मोटाई कितनी होती है? 70 माइक्रोन होती है। और रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसी की कितनी होती है? तो वो होती है 8 माइक्रोन। ये है। तो हम कितने को देख सकते हैं? 40 माइक्रोन। चूंकि यहाँ 40 माइक्रोन दिया नहीं है, 100 दिया है, तो हम ऑप्शन 3 को सही करते हैं कि हम जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज है वो कितना देख सकते हैं? तो वो है 100 माइक्रोन। तो ऑप्शन हम 3 को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त अभिरंजक है, विच स्टेन इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो स्टेनिंग होती है या स्टेन किया जाता है, कौन सा स्टेन यूज किया जाता है? तो वो कौन सा है जो प्राय यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? देखिएगा, ये टूल एंड टेक्निक्स एक आप बीएससी में भी पढ़े होंगे, एमएससी में पढ़े होंगे। यहाँ से माइक्रोस्कोप के बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे फाड़ू क्वेश्चन बनते हैं जो दिमाग को हिला देते हैं। बिल्कुल अलग किस्म के क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग ज्यादातर इन पे ध्यान नहीं देते हैं, ये सोच के कि ये छोटे टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन और आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन हम सही क्या करेंगे? तो उसका ऑप्शन करेंगे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ऑप्शन 3 को सही करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसको सही करेंगे? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को। कौन यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? कौन सा स्टेन? तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए पूर्वापेक्षा है? विच इज द पैरा रिक्वाइसाइट फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ध्यान रखिएगा, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है उसको पूर्वापेक्षा यानी प्री रिक्विसाइट है, वो क्या है? तो वो है वैक्यूम। क्या होता है? वैक्यूम। तो ऑप्शन 1 को हम सही करेंगे। क्या होता है? तो वो होता है प्राय वैक्यूम। ध्यान रखिएगा, वैक्यूम रखा जाता है, यहां बिल्कुल निर्वात रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में निर्वात की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रयुक्त होता है। द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसका प्रयोग प्राय हम किस में करते हैं? कहता है कोशिका ऊतक की आकारकी के लिए, यानी टोपोग्राफी ऑफ सेल एंड टिश्यू, या सिस्टम एनालिसिस के लिए, या फ्लोरोसेंट के लिए, या ऑर्गन सिस्टम के लिए। किसके लिए प्राय हम इसका प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग प्राय हम टोपोग्राफी ऑफ सेल या मतलब जो आकारकी होती है उसकी, आकारकी बोल सकते हैं, मार्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं सेल्स के, और उसका अध्ययन करते हैं, यानी टोपोग्राफी ऑफ सेल एंड टिश्यूज। इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसमें करते हैं? तो टोपोग्राफी ऑफ सेल एंड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्रोमैटोग्राफी किसके सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत पर क्रोमैटोग्राफी कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर काम करती है? विभिन्न दरों पर पारण, यानी पैसेज एट द डिफरेंट रेट
एब्जॉर्प्शन एट द डिफरेंट रेट्स किस पर करती है, तो इसका ऑप्शन दोनों सही होगा। ये प्राय विभिन्न दरों पर पारण यानी पैसेज ऑफ डिफरेंट रेट्स और एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली में आपने क्रोमेटोग्राफी में देखा होगा अलग अलग लेयर बनाते हैं, अलग अलग लेयर बनाते हैं और उससे वो पदार्थ क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी से करते क्या है, हम एंजाइम प्रोटीन्स आदि को अलग अलग करते हैं, हार्मोन्स आदि को अलग अलग करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट रेट जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अपनी अलग अलग गति से गति करता है, दूसरा अलग अलग जो वस्तुएं उसमें लगाई जाती हैं उनका एब्जॉर्प्शन रेट अलग अलग होता है, इस आधार पर इनको अलग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 को हम सही करेंगे। अब देखिएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आवश्यक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर रिक्वायर्ड। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, क्या आवश्यक है, कहता है न्यूक्लियोटाइड्स आवश्यक है या मैग्नीशियम क्लोराइड आवश्यक है या बफर आवश्यक है या फिर ये सभी आवश्यक है। तो देखिएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें तो इसकी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैरीमुलस किसने किया था, कैरीमुलस ने इसकी खोज की थी। इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड क्या बोलेंगे, इसको इनोवेट किया था या इसको तैयार किया था, वो किसने किया था, कैरीमुलस ने, ध्यान रखिएगा। इससे ये क्या करता है, तो ये प्राय कॉपी तैयार करते हैं, हम जो डीएनए की हैं वो कई सारी कॉपियों को तैयार करते हैं इसके माध्यम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा यह सभी, ध्यान रखिए ऑल ऑफ दीज, न्यूक्लियोटाइड मैग्नीशियम क्लोराइड वफर, ये सब की आवश्यकता पड़ती है पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। ध्यान रखिएगा किसमें पड़ती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, पीसीआर में डीएनए प्रवर्धन प्रक्रम में बफर पीएच आवश्यक है। इन पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस बफर पीएच इज रिक्वायर्ड। पीसीआर डीएनए में जो एम्प्लीफिकेशन है वो उसके लिए हमें कितना पीएच की आवश्यकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। पीसीआर में जब डीएनए को एम्प्लीफिकेट करता है या उसका प्रवर्धन करते हैं उस समय हमें कितने पीएच की आवश्यकता होती है, कितने पीएच की आवश्यकता होती है उस समय, तो उस समय हमें आवश्यकता होती है 8.3 से लेकर 8 पॉइंट, कब तक कितनी की आवश्यकता होती है, 8.3 से लेकर 8.8 तक। तो कितना कर देंगे, 8.3 से लेकर 88 पीएच की हमें आवश्यकता होती है, इसकी इतनी पीएच की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, छोटा सा साइन अप आएगा, साइन अप कर सकते हैं और आज ही हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 250 मित्र ऐसे हैं जो विभिन्न स्टेट में और उत्तर प्रदेश में के विभिन्न जिलों में एज ट्रेन टीचर और एज लेक्चरर वर्क कर रहे हैं, कई सारे मित्र हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आज ही जुड़े, हमारा जो चयन सिलेक्शन का ग्राफ है वो इसीलिए हाई है क्योंकि जो कंटेंट देते हैं वो बहुत सॉलिड और अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो। आप जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, सारे के सारे एमसीक्यू की क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस सेट संडे संडे आता है वो आपको अवेलेबल रहेगा, रात में हम डिस्कशन कराते हैं वो आपको अवेलेबल रहेगा, आपको नोट्स की पूरी लाइब्रेरी मिलेगी, ये सब फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। हमारे 3 बैच हैं, एक है 699 का जो टीजीटी पीजीटी के लिए है, एक है 1199 का जो कि आपके बिहार और चाहे वो एमपी का पीजीटी हो या बिहार का पीजीटी हो या फिर आरपीएससी हो या फिर आपका झारखंड का पीजीटी हो, तो इन सब के लिए आपको 1199 मेंबरशिप लेनी है और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। मैं कहता हूँ आप अगर हमारे साथ लगे रहे तो सिलेक्शन श्योर है, तभी हम इतने सिलेक्शन दे पाते हैं। आज ही जुड़े, अभी जुड़े और किसी भी सहायता के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या डिटेल जानने के लिए हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पुनः अपने क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, प्राइमर अनिलन के लिए आवश्यक तापक्रम है, प्राइमर एनीलिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज। पहले कहता है प्राइमर जो एनीलिंग के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। तो हम आपको बता दें कि इनका जो क्रम होता है या इनका जो क्रम है वो कैसे चलता है। तो पहले इनिशिएशन होता है, अगर हम पीसीआर यहां से थोड़ा सा देखेंगे, पीसीआर का इनिशिएशन शुरुआत होती है इनिशी सॉरी
थोड़ा सा इसको डिलीट करेंगे। हम्म, हम्म, थोड़ा सा हैंग हो रहा था सिस्टम। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन होता है, यहाँ यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज को। किसको यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हमारा टेम्परेचर रहता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 96 तक रहता है। फिर हमारा आता है डी नेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं? डीएनए को सेपरेट करते हैं, डीएनए को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। और यहाँ जो हमारा टेम्परेचर रहता है वही रहता है 94 से लेकर 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर हमारा उसके बाद कौन सा चरण आता है? फिर आता है एनीलिंग। तीसरा चरण चरण आता है एनीलिंग। एनीलिंग में टेम्परेचर हमारा रहता है 50 से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना रहता है? 50 से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसमें क्या कहता है? प्राइमर डीएनए से ज्वाइन होता है। जो प्राइमर होता है वो डीएनए से ज्वाइन करता है, डीएनए से ज्वाइन करता है एनीलिंग में। और लास्ट का जो चरण होता है वो मित्र होता है इलोंगेशन। वो चरण क्या होता है? इलोंगेशन। इलोंगेशन में टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है 75 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ प्राय टैग पॉलीमरेज काम करता है। कौन काम करता है? टैग पॉलीमरेज काम करता है। तो ये हमने आपको शॉर्ट डाटा दे दिया। अब यहाँ उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमर एनीलिंग, एनीलिंग में क्या होता है कि जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं उससे प्राइमर जुड़ता है। तो उसके लिए टेम्परेचर किसकी जरूरत पड़ेगी? तो 50 से 65, 50-65 दिया नहीं, 55 से 65 दिया। ऑप्शन 3 को हम बिल्कुल सही करेंगे। तो ये वाला डाटा आपका यहाँ कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यक मात्रा है। बहुत बहुत उम्दा और कठिन लेवल का क्वेश्चन है। कहता है पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यक मात्रा है। पीसीआर में जब डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं उसकी कितनी मात्रा या कितनी यूनिट को हम प्रयोग करते हैं। बहुत एकदम कठिन से कठिन श्रेणी का प्रश्न है। तो हम कितना करेंगे? तो प्राय 1 से लेकर 2.5, 1 टू 2.5 यूनिट्स की आवश्यकता होती है। कितने पॉलीमरेज की क्वांटिटी चाहिए? अर्थात कहता है डीएनए पॉलीमरेज क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन पीसीआर। पीसीआर में डीएनए की कितनी, डीएनए पॉलीमरेज की कितनी क्वांटिटी यूज करते हैं? तो 1 से लेकर 2.5 यूनिट्स यूज करते हैं। फिर कहता है पीसीआर में प्राइमर की मात्रा आवश्यक है। प्राइमर्स क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन पीसीआर। कहता पीसीआर में प्राइमर की मात्रा। देखिए यहाँ पहले वाले में उसने डीएनए पॉलीमरेज की मात्रा पूछी कितनी यूज होती है, और यहाँ उसने पूछी प्राइमर्स की आवश्यकता कितनी होती है, प्राइमर्स क्वांटिटी कितनी यूज होती है डीएनए पॉलीमरेज में। बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है। तो ये प्राय यूज होती है कितनी? 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर, इतनी, इतना प्राइमर यूज होता है। 0.5 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक। बिल्कुल कठिन से कठिन लेवल के ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम संश्लेषित होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय। कहता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं या कहाँ बनते हैं, किस में बनते हैं? कहता है बैक्टीरिया ओनली, ईस्ट या बैक्टीरिया या यूकैरियोटिक सेल या ऑल काइंड ऑफ सेल। तो ये केवल बैक्टीरिया में बनते हैं। तो ऑप्शन 1 को हम बिल्कुल सही करेंगे। 41 में किसको सही करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राय किसमें बनते हैं? तो वो बैक्टीरिया में बनते हैं। ये क्या करते हैं? डीएनए के खंडों को छोटे छोटे खंडों में काट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीसीआर डीएनए विकृतन तापमान रखा गया। इन पीसीआर डीएनए डीनेचुरेशन टेम्परेचर। देखिए हमने एक डाटा बताया था, हम वही कहते हैं कि जितना हम बताते हैं इतना सॉलिड बताते हैं कि एक डाटा से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जहां से क्वेश्चन लिए गए हैं तो
बहुत हम पहले बता रहे हैं क्वेश्चन अलग अलग जगह से लेते हैं और हम पेपरों का मूल्यांकन करके उन्हीं क्वेश्चनों को वहां से लेते हैं जो अति कठिन है, जो मतलब समझ से परे आ जाते हैं क्वेश्चन, जिससे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हल्के में लेके छोड़ देते हैं। तो डीनेचुरेशन के लिए कितना तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो अब चलते हैं यहाँ। हमने क्या कहा था, डीनेचुरेशन 94 से लेकर 96, यही लिखा था डीनेचुरेशन 94 से 96। तो अब हम यहाँ आते हैं, पीसीआर में प्रायः हमें कितनी टेम्परेचर विकृतन के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है और कितनी देर आवश्यकता पड़ती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यही पूछा उसने, कितनी देर आवश्यकता पड़ती है, तो हम प्रायः 95 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है यही, और 1 मिनट आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखिए, यहाँ 2 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। एक तो टाइम ध्यान रखना, कितने मिनट यूज करेंगे, तो केवल 1 मिनट यूज करेंगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे, तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पूछ सकते हैं पीसीआर डीएनए में जो 95 टेम्परेचर रखते हैं कितने समय रखते हैं, 1 मिनट। कितना रखते हैं, 95। एक्चुअली में 94 से 96 होता है, तो बीच का ले लिया गया 90। फिर कहता है पबमेड, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पबमेड क्या होता है, बिल्कुल नया क्वेश्चन, और ये कहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर से के लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का कि पबमेड क्या होता है। तो पबमेड आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो लिटरेचर टू द सिटेशन ऑफ डाटाबेस, जो विभिन्न प्रकार के रिसर्च पेपर होते हैं उसका डाटा मिलता है, तो लिटरेचर ऑफ सिटेशन डाटाबेस, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल नया क्वेश्चन। ORF क्या होता है, ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप पहली बार देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, पहली बार। व्हाट इज द ORFS, यानी ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है। ORFS क्या होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है। तो कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ एडजेसेंट कोडान दैट स्टार्टिंग विद, किससे होते हैं, स्टार्ट होते हैं ATG एंड एंडिंग विद, शुरुआत जिनकी ATG से होती है, ध्यान रखिएगा, जिनकी शुरुआत ATG से होती है और लास्ट में TGA या फिर TAA या फिर TAG, इससे अगर लास्ट होते हैं ये, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग रीडिंग फ्रेम या ORF के नाम से जानते हैं। वही कह रहा है, समीपस्थ कोडान के निरंतर समूह जो ATG से प्रारंभ होते हैं, TGA TA टैग से समाप्त होते हैं, उनको ORF या ओपन रीडिंग फ्रेम के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर न्यू फ्रेम, आपको नए रूप में ये देखने को मिल सकता है, कठिन लेवल का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइबोजाइम है, राइबोजाइम इज, राइबोजाइम क्या है, ध्यान रखिएगा, राइबोजाइम क्या है, तो कहता है कि ये राइबोजाइम क्या है, तो कहता है ये राइबोसोम एंड प्रोटीन है, या प्रोटीन विच कंसिस्टिंग विद राइबोसोम है, या DNA है, या RNA मॉलिक्यूल है। तो राइबोजाइम क्या होते हैं, जो प्रायः RNA के बने होते हैं, उनको हम राइबोजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो ये RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंजाइम की तरह कार्य करते हैं। कैसे काम करते हैं, इंजाइम की तरह, इसीलिए इन्हें राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, राइबोजाइम। तो हम लगाएंगे 4। सेंटी मार्गन क्या होता है, मार्गन ने दिया था, क्या दिया था, मार्गन ने। जब आप पढ़ेंगे और खासकर NCERT पढ़ेंगे, हम बता दें मिलेगा कहाँ, अभी आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये सेंटी मार्गन मिलेगा कहाँ, तो सेंटी मार्गन आप जब NCERT की बुक पढ़ेंगे तो वहां जब मार्गन पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, तो उन्होंने सेंटी मार्गन दिया था, क्या दिया था, सेंटी मार्गन दिया था। तो वहां से लिया गया क्वेश्चन है। उन्होंने क्या किया था कि सेंटी मार्गन इस क्या है, 1% रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 जीन्स, 1% जो रिकॉम्बिनेशन होता है 2 जीन्स के बीच में, उसे हम सेंटी मार्गन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 2 सही करेंगे, ध्यान रखना, ये वहां आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्रमशः होती है, आंख की और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, यानी किसकी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई, एक तो पहले आंख, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि हम लोग MSc BSc में लैब में देखते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि बड़ी बड़ी लैब में देखते हैं, कि आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो अभी हम आंख की तो बताई थी 100 माइक्रो होती है, जो नेकेड आंखों से देखते हैं तो वो 100 माइक्रो होती है। तो हम पहले इसको लगा देंगे, किसको लगा देंगे, इसको, एक को 47 में, एक को। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता होती है वो 0.25 माइक्रोमीटर होती है, और जो इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है वो
10 एंगस्ट्रॉम तक को वो बढ़ा करके दिखा सकता है। तो ये है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए को सही होगी। आंख की 100 कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 0.25 माइक्रोमीटर और इसकी कितनी हो गई, तो 10 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन लेक। झील में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, आप बताएंगे। झील में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो प्राय एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है, वातावरण। ऑप्शन को 2 को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य कोश की संकेतन नहीं है, विच वन द नॉट इन्वॉल्विंग इन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में कौन भाग नहीं लेता है, तो देखिएगा जब सिग्नलिंग होती है, जो सेल सिग्नलिंग होती है, सेल सिग्नलिंग जो होती है, सेल सिग्नलिंग 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहले होती है ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन, एक होती है पैराकाइन, पैराक्राइन, और एक होती है इंडोक्राइन, इंडोक्राइन। सेल सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं और ये आपके साइटोलॉजी के बहुत टफम क्वेश्चन में से है। और एक होती है जक्स्टाक्राइन, जक्स्टाक्राइन, ये सिग्नलिंग होती है, किसमें देखने को मिलती है, सेल में। सेल सिग्नलिंग क्या होती है, जब एक सेल, तो सेल सिग्नलिंग की बात कर रहे थे तो कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। जब एक सेल दूसरी सेल को सिग्नल भेजती है, इसे सेल सिग्नलिंग की बात करते हैं। जब एक सेल दूसरी सेल को क्या करती है, सिग्नल भेजती है या मतलब उसको सूचना देती है, तो इसे बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। भाई कोशिकाएं, हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है, कोशिकाओं से बनी है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, एक सेल दूसरे को, दूसरी तीसरे को इस तरह सिग्नल देती, तभी तो कोशिकाएं एक जैसा कार्य करती हैं। नहीं तो सेल क्या करें, अलग अलग कार्य करने लगे, इसे सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। तो एक थोड़ा सा बता दें, तो ये 3 प्रकार तो सेल सिग्नलिंग के हैं, मगर साइक्लिक जो एएमपी है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये नहीं है। तो ऑप्शन क्या कर लेंगे, ये, और तीनों सेल सिग्नलिंग के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रतिजीनी या प्रतिजनी प्रेरण की अनुक्रिया में कोशिका संकेतन मार्ग है, सेल सिग्नलिंग पाथवे following by T lymphocytes in response to the antigenic stimulation। तो ध्यान रखिएगा, जो सेल सिग्नलिंग पाथवे है, जो टी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन स्टिमुलेशन के लिए होता है, इनमें से कौन सा सेल सिग्नलिंग काम करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें काम करता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। कौन करता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ध्यान रखिएगा, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, जब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग वो होती है जब दोनों सेल समान होती हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहलाती है। और पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, इनमें टारगेट सेल और क्या करती है, मॉलिक्यूल छोड़ती है। 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है टारगेट सेल, टारगेट सेल, और दूसरी होती है सिग्नलिंग सेल, सिग्नलिंग सेल। तो सिग्नलिंग सेल जो होती है वो मॉलिक्यूल छोड़ती है टारगेट सेल के लिए। फिर आता है जक्स्टाक्राइन, टारगेट सेल और सिग्नलिंग सेल बहुत पास पास होती है। इसमें क्या होता है, टारगेट सेल और सिग्नलिंग सेल बहुत पास पास होती हैं। इंडोक्राइन क्या होता है, तो इसमें प्राय हार्मोन्स आदि सेल छोड़कर अपनी सूचना भेजती हैं, तो उसे हम इंडोक्राइन सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। हम उन्हीं प्रश्नों का चुनाव कर रहे हैं जो नॉर्मल से अति कठिन होते हैं, क्योंकि देखिए लगभग 75% क्वेश्चन सिंपल आते हैं और 25% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। और क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं जो आपको डिस्टर्ब करें। उन्हीं डिस्टर्ब करने वाले क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो हमें लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।